नमस्कार दोस्तों, ओनली पीसीएस वन में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र के सीरीज में हमारा अगला टॉपिक होगा उद्देशिका। उद्देशिका समझने से पहले हम जानते हैं कि किसी भी देश का संविधान केवल कानूनों का किताब नहीं होता है, बल्कि उस देश की आत्मा होता है। और भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो उद्देशिका को। तो आज हम इसी उद्देशिका को समझने वाले हैं। भारत कैसा राष्ट्र है, जनता को कौन कौन से अधिकार मिले, संविधान का अंतिम लक्ष्य क्या है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें उद्देशिका में ही मिलता है। तो थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर दे रहे हैं, फिर आते हैं अपने नोट्स पे। तो संविधान का शुरुआत कैसे होता है हमारा उद्देशिका का? तो उद्देशिका का शुरुआत जो होता है हम भारत के लोग से। और संविधान की शक्ति, इसका अर्थ मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि संविधान की जो शक्ति है ना, वह जनता से आती है, किसी राजा से नहीं। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि हम भारत के लोग का अर्थ क्या है, तो आप यही बता देना कि संविधान की जो शक्ति है वह जनता में निहित होती है। संविधान की शक्ति जनता में निहित होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना उद्देशिका। जैसे जैसे शब्द आएंगे उसका मतलब हम बताते चलेंगे आपको, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने कहा था कि यह प्रस्ताव हमारे सपनों और विचारों को व्यक्त करता है। 22 जनवरी 1947 को जो उद्देशिका है, वह जो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। उद्देशिका को कब अंगीकृत किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। अब आते समझते हैं हम कि हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है क्या। तो इसका अर्थ आपसे अगर कोई पूछे तो आप बताना कि भारत किसी दूसरे के देश के नियंत्रण में नहीं है, भारत अपना निर्णय स्वयं लेता है। यही आपका मतलब है इसका, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का। भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है। आते हैं दूसरे शब्द पे, समाजवादी। सभी लोगों को समान अवसर देना, गरीब और अमीर के बीच जो असमानता है उसे कम करना, ये समाजवादी का अर्थ है। उदाहरण के लिए जैसे आप ले सकते हैं जो सरकारी योजनाएं होती हैं, आरक्षण है, जो मुफ्त शिक्षा है, ये सब क्या है? यह गरीबी को कम करने का एक जरिया है, माध्यम है। पंथ निरपेक्ष, इसका अर्थ यह है कि राज्य किसी एक धर्म को नहीं मानता है, सभी धर्मों को हम सम्मान देंगे। यह हमारा पंथ निरपेक्ष हो गया। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हमारे नजरों में बराबर है, संविधान के नजरों में सब बराबर हैं। अब शब्द है हमारा लोकतंत्रात्मक, यानी डेमोक्रेटिक। जनता अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा जनता क्या करता है? अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनता है। अब आते हैं गणराज्य का मतलब क्या होता है? तो गणराज्य ये है कि देश का जो प्रमुख है ना, वह वंशानुगत नहीं होता है, जैसे ब्रिटेन में है। भारत का जो राष्ट्रपति होगा जनता द्वारा ही चुना जाता है। तो ये इस गणराज्य का मतलब है। चलिए आगे चलते हैं। अब संविधान की उद्देशिका पर नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान के, अगर आपसे पूछेगा कि संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को कितने प्रकार का न्याय दिलाता है, तो 3 प्रकार के। आगे है कि उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संवैधानिक संविधान में प्रस्तावना को विशेष महत्व दिया जाता है। के मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन कुंडली है। तो जन कुंडली किसने कहा है? तो के मुंशी ने। और आगे है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में स्वीकार किया गया था। इससे पूर्व एक और केस था, उस केस का नाम है बेरुवारी वाद 1960 में। इसमें कहा गया था कि उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। तो किसमें अंग माना गया था? किस वाद में? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। एक केस और था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। सन थोड़ा सा याद करिएगा, इसलिए कि 2025 के पीसीएस में आपका क्रोनोलॉजी 2025 से 24 में ऐसे ही कुछ दिया था। प्रकरण में कहा गया था कि उद्देशिका पूरे संविधान को या संविधान में प्रतिबिंबित है। ये केस भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद 1994। इसमें उच्चतम न्यायालय ने अवधारणा पुनः स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। संविधान जो है, उद्देशिका जो है संविधान का भाग है, या पुनः किसमें स्पष्ट किया गया था? किस वाद में? तो बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। उद्देशिका की जो प्रकृति है न्याय योग्य नहीं है।
प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रस्तावना इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी उल्लिखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। वी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और उन्होंने आत्मा और हृदय माना है। किसको? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा है। के एम मुंशी ने उद्देशिका को क्या कहा है? तो राजनीतिक जनपत्री। और सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अंटालिका। वी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में माना है। उन्होंने क्या कहा था? तो वी आर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। तो ये रहा हमारा नोट्स। अब आते हैं हम प्रश्नों पे। प्रश्न हमारा है पहला कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज यहाँ पे आपको फील करना है को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो कब कहा गया था? उसका डेट क्या था? तो 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तीनों शब्द ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न आ रहा है कि भारतीय गणतंत्र की जो 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। बाकी 1976 में आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन में तीन शब्द जोड़े गए थे। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? वही आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो किसमें होता है? प्रस्तावना में, यानी उद्देशिका में। अब आपको बस खाली आपके दिमाग में उत्तर आता होगा ना। तो चलिए ये बताइए फिर, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क में से किसमें परिलक्षित होता है? तो किसमें होता है? तो प्रस्तावना में। आगे है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में आपको सही क्रम बताना है। चलिए बताइए। तो आपका होगा ऑप्शन में सार्वभौम सत्ता संपन्न, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जनवादी का मतलब लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। तो ये ऑप्शन आपका डी होगा। ये भी आपको वही क्रम बताना है। तुरंत आपको उत्तर आ जाना चाहिए। 2 सेकंड का समय दे रहे हैं, देख लीजिएगा। चलिए आगे। ये होता है सिखाने का तरीका। चलिए, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? किस रूप में किया गया है? तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। आगे है कि शब्दों पर आपको विचार करना है। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष। इन सही शब्दों का जो करना है आपको विचारानुसार क्रम करना है। मतलब कि सही शब्दों को आपको क्रम लगाना है कि पहले कौन सा शब्द आएगा। तो पहला आपका हो जाएगा सार्वभौम, यानी सार्वभौमिक। दूसरा हो जाएगा आपका समाजवादी। तीसरा हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, यानी पंथ निरपेक्ष। और उसके बाद प्रजातांत्रिक। जो ऑप्शन मिले उसको आप लगा लीजिएगा। चलिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? कौन से 3 शब्द जोड़े गए? तुरंत बताइए जल्दी से। तो कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, नीचे दिए कोड से सही उत्तर बताना है आपको। तो कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। और जोड़े गए थे 3 शब्द, ऑप्शन में सिर्फ 2 ही दिया है, ठीक है। चलिए बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वां। फिर बताना आपको कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो क्या जोड़ा गया था? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष।
आगे है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। फिर आपका वही सेम। चलिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, तो कौन सा? तो धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। भारत को संविधान द्वारा वर्णित करता है, मतलब भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, कौन करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो 1975 से पहले आपका क्या सम्मिलित नहीं था? तो अखंडता। 42वें संविधान संशोधन में द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे, तो क्या जोड़ा गया था आपका? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। चलिए ये बताइए आप, संविधान की उद्देशिका के संबंध में आपको कथनों पर आपको विचार करना है और उस विचार करते हुए आपको सही बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, तो बिल्कुल सही। इसकी जो प्रकृति है न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो किया जा सकता है। किस केस में बताया गया था? किस वाद में? तो केशवानंद भारती वाद में। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो कर सकता है। तो आपका 1, 2, 4 ऑप्शन जहां दिखे राइट ऑप्शन। आगे है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है, तो स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता, यह लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो जो शब्द नहीं सम्मिलित थे वही आपको बताना है। तो चलिए बताइए, तो आपका जो विश्वसनीय शब्द है ये कोई ऐसा शब्द है नहीं संविधान में, प्रस्तावना में। समाजवादी ये भी नहीं था, गैर धार्मिक ये भी नहीं था, तो आपका 2, 3, 4 ये शामिल नहीं था। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, तो आप बता सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। फिर पूछा गया समाजवादी शब्द जोड़ा गया, चलिए आगे चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो कौन सम्मिलित नहीं था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलिए बताइए आप लोग ये प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ये आपको बताना है। अगला प्रश्न हमारा है कथन और कारण। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण कह रहा है कि इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है हमारा ए की व्याख्या करता है। आगे है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कि हम भारत के लोग शब्दों से। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया था? प्रस्तावना में। आगे है कि भारत के संदर्भ में आपको बताना है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो आपको बताया गया था कि भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। पूछा है कि कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो संघीय शब्द उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए आप लोग ये बताइए, कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण। भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो क्या सुनिश्चित करता है हमारा उद्देशिका? तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये चारों आपका सही है। इस प्रश्न को आपको बताना है। देखिए जानते क्या है, जब प्रश्न हम पढ़ें तो आपके दिमाग में उत्तर आ जाना चाहिए, तुरंत क्लिक करें, ठीक है। चलिए, कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो आपको बताना है कि 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। भ्रातृत्व 1 है। तो आगे बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? तो आपको पता है कि आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र नहीं किया गया है, तो ऑप्शन में होगा जरूर। देखो, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है।
आर्थिक न्याय की बात की गई, न कि स्वतंत्रता की, ध्यान दीजिएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो आपने पढ़ चुका है 3 प्रकार की। कौन-कौन से न्याय हैं? तो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। अगर आर्थिक स्वतंत्रता देगा तो तुरंत आप काट दीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो कई बार हो चुका है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, कौन सी नहीं है? तो आपका जो धार्मिक न्याय है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है संविधान में। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप बताना है कि आर्थिक न्याय किसमें उपबंध किया गया है। तो आर्थिक न्याय का जिक्र किया गया है उद्देशिका में और डीपीएसपी में, आपको उसका तत्व दिखेगा। आगे है, अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो ये ऑप्शन आपका सही है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आपको पता है कि उद्देश्य का, भारतीय संविधान का भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो उद्देश्य का। संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जनकुंडली किसने कहा है? तो के एम मुंशी जी ने। इसको याद करिएगा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में किसने कहा था? तो बाबा साहब ने, यानी अंबेडकर जी ने। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरुबारी वाद में 1960 में कहा गया था कि जो हमारा उद्देश्य का है वह संविधान का भाग नहीं है। फिर 1973 के केशवानंद भारती वाद में कहा गया था, पलटते हुए उन्होंने कहा था कि उद्देश्य का जो है वह संविधान का भाग, उसमें मान लिए थे ये। आगे है कि विवादों में से किसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो आप जान गए हैं, चलिए आगे। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देश्य का संविधान का भाग है, तो किसमें? तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। आगे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, तो किसमें? तो मूल अधिकारों, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, तो प्रतिबिंबित करता है कौन? तो संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान के उद्देश्य क्या है? संविधान का भाग है, किंतु इसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, बस। ऑप्शन आपका डी सही है। आगे है कि संविधान में दिया गया आमुख बताना है कि न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है आपको, तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, बताएंगे आप लोग खुद कमेंट करके। चलिए, निम्न में से कौन सा सही है? तो बताना है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, ये गलत ऑप्शन है आपका। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, ये भी गलत। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, बिल्कुल। किस संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। तो इस प्रकार से हमारा उद्देश्य का समाप्त हुआ। अगला टॉपिक रहेगा हमारा शासन प्रणाली। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये आज का लेक्चर? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिना टेंशन के। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।